गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बीकॉक 133 जो कि हमारा बिजनेस लॉ है, उसका यूनिट 1 जैसे लास्ट वीडियो होगा। और इसमें हम देखेंगे एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और क्लासिफिकेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो आप लास्ट वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है। स्किप नहीं करेंगे आप वीडियोज़ को, सीक्वेंस वाइज देखेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉपर्ली समझ आएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। 10 के अकॉर्डिंग बताया गया है कि सारे एग्रीमेंट, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, वो सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे जो इफ़ दे आर मेड बाय फ्री कंसर्न, मतलब सामने वाली पार्टी की खुद की सहमति के अकॉर्डिंग अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया जा रहा है तो वो सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है, ऑफ द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट आगे आएगा हमारा, तो हम समझेंगे फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन, जो कंसिडरेशन होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए, ठीक। एंड विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, और कोई लॉफुल ऑब्जेक्ट का एग्रीमेंट होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। एंड आर नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, और ऐसे एग्रीमेंट नहीं होने चाहिए जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल ना हो, ठीक है, जो लॉ जिनको मान्यता नहीं देता है। तो वो सेक्शन 10 में बताया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के कि ऐसे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे जो कि जिसमें पार्टीज का फ्री कंसर्न हो, ठीक है, और जो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट हो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है, फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन हो, लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, और जो वो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड नहीं होना चाहिए, वो वॉइड नहीं होना चाहिए, ठीक है, वैलिड एग्रीमेंट होना चाहिए, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब देखते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स क्या क्या हैं। फर्स्ट है प्रॉपर ऑफर एंड प्रॉपर एक्सेप्टेंस, ठीक है। इन ऑर्डर टू क्रिएट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इट इज नेसेसरी दैट देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टीज। देखो, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वहाँ 2 पार्टीज का होना जरूरी है, ठीक है। ये मस्ट है कि वहाँ 2 पार्टीज हो एक कॉन्ट्रैक्ट में, वन मेकिंग द ऑफर एंड अदर एक्सेप्टिंग इट। एक जो कि ऑफर क्रिएट करेगा, दूसरा ऑफर को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो एक ऑफरर हो गया, दूसरा एक्सेप्टर हो गया। द लॉ हैज़ प्रिस्क्राइब्ड सर्टेन रूल्स फॉर मेकिंग द ऑफर एंड इट्स एक्सेप्टेंस दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड व्हाइल एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट। अब लॉ ने कुछ सर्टेन रूल्स बना रखे हैं जो कि ऑफर और एक्सेप्टेंस के लिए है, जो कि सेटिस्फाई होना चाहिए एक एग्रीमेंट में एंटर होने से पहले, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द ऑफर मस्ट बी डेफिनाइट एंड ड्यूली कम्युनिकेटेड टू द अदर पार्टी। जो एक ऑफर होता है ना, वो डेफिनाइट होना चाहिए और सामने वाली पार्टी से कम्युनिकेट होना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल था है कि जैसे मान लो कोई ओनर है, ठीक है, उसका पेट कोई गुम हो जाता है, तो वो ओनर क्या करता है ना कि अपने सर्वेंट से कहता है कि जाओ तुम मेरा पेट ढूंढ के लाओ। तो उसका सर्वेंट निकल जाता है उसके पेट को ढूंढने। अपने सर्वेंट को भेजने के बाद जो ओनर है वो हर जगह ये एडवर्टीजमेंट करवा देता है कि जो मेरे पेट को ढूंढ के लाएगा उसे मैं इन रिटर्न में उसे 10,000 रुपीज़ दूंगा, ठीक है। तो अब ये चीज़ जो ये ऑफर जो किया ओनर ने, ऑफर जो है वो उसके सर्वेंट को कम्युनिकेट नहीं हुआ, ठीक है। और एंड में क्या होता है कि जो उसका सर्वेंट होता है उसके पेट को ढूंढ के लेके आता है, और फिर वो सर्वेंट को पता चलता है कि उसके पेट पे 10,000 रुपीज़ का प्राइज मनी था। तो वो क्या कहता है, क्लेम करने के लिए कहता है अपने ओनर से कि आपने 10,000 रुपीज़ इस पे प्राइज रखा है, वो आप मुझे दे दीजिए। सर्वेंट है वो ओनर से ये पैसे क्लेम नहीं कर सकता है, क्योंकि जो ऑफर था वो सर्वेंट को कम्युनिकेट नहीं किया गया था, ठीक है। मतलब सर्वेंट के जाने के बाद ओनर ने एडवर्टीजमेंट करवाई थी प्राइज मनी की, ठीक है, तो वो कम्युनिकेट होना चाहिए। सिमिलरली द एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनकंडीशनल एंड कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। अब देखो, जो एक्सेप्टेंस सामने वाली पार्टी हमें दे रही है ना, वो भी अनकंडीशनल होना चाहिए। मतलब एक्सेप्टेंस दे रहे हैं तो ऐसा नहीं कि मैं तुमसे कार खरीदूंगा पर मेरे को उसके बदले एक और स्कूटर चाहिए उसके साथ। एक्सेप्टेंस जो है अनकंडीशनल, उसके साथ कोई कंडीशन अटैच नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और क्या है, ऑफरर को कम्युनिकेट होनी चाहिए। जैसे हमने एक्सेप्टेंस किया कि हाँ मैं तुम्हारी कार परचेज करूंगा, अब यही एक्सेप्टेंस अगर ऑफरर को कम्युनिकेट नहीं हुई है तो वो हो सकता है कि उसे नहीं पता है कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और वो अपने पार्टी को कार अपनी सेल कर दे, है ना, ऐसा हो सकता है। तो जो एक्सेप्टेंस है वो भी ऑफरर को कम्युनिकेट होनी चाहिए इन प्रिस्क्राइब मोड। अगर प्रिस्क्राइब मोड का कहने का मतलब है कि अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन था कि रिटन फॉर्म में हम ऑफर कर रहे हैं और हमने लिखा है कि हाँ अगर आपको कार परचेज करनी है तो आप मुझे एक लेटर लिखिए जिसमें आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है हमारे बीच में, ठीक है। तो प्रिस्क्राइब मोड क्या है कि आपको लेटर लिख के भेजना है, ठीक है। तो वही है कि प्रिस्क्राइब मोड में हमने एक्सेप्टेंस दिया है एंड सो ऑन। अनलेस सच कंडीशंस विद रिगार्ड टू द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आर सेटिस्फाइड द एग्रीमेंट डज नॉट बिकम इन्फोर्सेबल। जब तक ये सारी कंडीशंस अप्लाई नहीं होंगी तब तक एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं फॉर्म होगा, ठीक है, और जो एग्रीमेंट है वो इन्फोर्सेबल नहीं होगा, ठीक है। अब यूनिट 2 में हम लोग इसके ऑफर और एक्सेप्टेंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आगे आता है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। हमारा मस्ट बी एन इंटेंशन अमंग द पार्टीज टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अब जो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं उनके बीच में इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशनशिप क्रिएट कर। ए ने बी को, मतलब ए और बी ने अगर अपनी ड्यूटीज नहीं परफॉर्म की तो दोनों एक दूसरे पे केस कर सकें, ठीक है, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट कर सकें, समझ रहे हो। इफ एन एग्रीमेंट इज नॉट कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग अ लीगल ऑब्लिगेशन इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। और अगर कोई भी एग्रीमेंट लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है।
इन केस ऑफ सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट जनरली देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। अगर सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स में देखें तो वहाँ कोई इंटेंशन नहीं होता है कि कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट फॉर्म नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल इन एन इन्विटेशन टू अ डिनर देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर हम अपने किसी फ्रेंड को इन्विटेशन देते हैं कि आप डिनर पे आइएगा मेरे यहाँ, अगर हम वेट कर रहे हैं, शाम हो जाती है, हम डिनर पे अपने फ्रेंड का वेट कर रहे हैं और उससे कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया, ठीक है, इमरजेंसी कोई काम आ गया और वो नहीं आ पाया, तो हम उस पर केस तो नहीं कर सकते ना कि हाँ वो हमारे यहाँ डिनर करने नहीं आया तो हम उस पर केस कर देंगे। तो यहाँ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं था, तो ये एक एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हुआ, ठीक है। और देखें दिस पॉइंट कैन बी वेल इलिस्ट्रेटेड बाय द फेमस केस ऑफ बेल्फर वर्सेस बेल्फर, ठीक है। मिस्टर बेल्फर हैड प्रॉमिस्ड टू पे €30 पर मंथ टू हिज वाइफ लिविंग इन इंग्लैंड वेयर शी कुड नॉट accompany him to कैलोलन वेयर ही वॉज एम्प्लॉयड। अब देखो बेल्फर वर्सेस बेल्फर जो कि एक फेमस केस स्टडी है, ये आपको याद करना होगा। अगर आप एग्जाम में लिखेंगे इस केस स्टडी को तो वो आंसर्स को और अट्रैक्टिव बनाता है, ठीक है, और वो स्कोरिंग हो जाता है आंसर। इसमें क्या होता है कि जो ये हस्बैंड और वाइफ के बीच का केस है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मिस्टर बेल्फर जो होते हैं वो प्रॉमिस करते हैं अपनी वाइफ को €30 पर मंथ देने के लिए, जो कि बीमार होती है इंग्लैंड में और उसके साथ नहीं जा पाती है जहाँ पे वो एम्प्लॉयड होते हैं, ठीक है, मिस्टर बेल्फर। तो उन्होंने इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि आप मुझे पर मंथ €30 भेजेंगे, ठीक है। तो उसके हस्बैंड नहीं भेज पाता है तो उसकी वाइफ जो होती है अपने हस्बैंड के अगेंस्ट सूट कर देती है, अपने हस्बैंड के अगेंस्ट एग्रीमेंट को ब्रीच करने के लिए, एग्रीमेंट को तोड़ने के लिए, ठीक है। इट वाज हेल्ड दैट शी कुड नॉट रिकवर द अमाउंट एज इट वाज सोशल एग्रीमेंट एंड द पार्टी इज नेवर इंटेंडेड टू क्रिएट एनी लीगल रिलेशनशिप। तो वो क्लेम नहीं कर सकती अमाउंट को क्योंकि एक सोशल एग्रीमेंट था और यहाँ लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का कोई चांस नहीं था। हमारा अगला पॉइंट है लॉफुल कंसिडरेशन मस्ट बी सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन। क्विड प्रो क्यू मीन्स समथिंग इन रिटर्न, ठीक है, मतलब कुछ रिटर्न में मिलना चाहिए, ठीक है। जैसे अब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो अब लॉ ये नहीं कहता कि आप अपने 10 लाख की गाड़ी को 10 लाख में ही बेचो, ठीक है, मतलब लॉ को इससे फर्क नहीं पड़ता है। लॉफुल कंसिडरेशन ये कहता है कि मतलब समथिंग इन रिटर्न, कुछ ना कुछ होना चाहिए रिटर्न, ठीक है, दोनों पार्टीज के लिए कुछ ना कुछ इन रिटर्न होना चाहिए। जैसे अब आप अपनी डायमंड रिंग ₹1 में बेचो, ₹10 में बेचो, मतलब कुछ रिटर्न में होना चाहिए। अब वो इन रिटर्न जरूरी नहीं आप मनी लो, सर्विस ले सकते हो किसी की, ठीक है, बस ये मैटर करता है कि कुछ रिटर्न में हो, समथिंग इन रिटर्न, कुछ ना कुछ हो, भले आप अपनी डायमंड रिंग ₹1 की बेचो, वो मायने नहीं रखती है, ठीक है। एन एग्रीमेंट मस्ट बी सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन, एक एग्रीमेंट में कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है। कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, कंसिडरेशन क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्यू, ठीक है। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द प्राइस पेड बाय वन पार्टी टू बाय द प्रॉमिस ऑफ द अदर। ये क्या होता है, एक प्राइस होता है जो कि एक पार्टी पे करती है ताकि वो दूसरे के प्रॉमिस को खरीद सके, ठीक है। हाउ एवर दिस प्राइस नीड नॉट ऑलवेज बी इन टर्म ऑफ मनी। देखो यही दे रखा है कि वो प्राइस जरूरी नहीं है कि मनी के फॉर्म में ही हो। फॉर एग्जाम्पल ए एग्रीज टू सेल हिज बुक्स टू बी फॉर ₹50। अब एग्जाम्पल दे रखा है कि जैसे ए एग्री होता है कि वो अपनी बुक सेल कर देगा बी को ₹50 में। हियर इज द कंसिडरेशन फॉर ए इज ₹50 एंड बी इट इज बुक। अब देखो ए के लिए क्या था कि उसे ₹50 मिल जाएगा और बी के लिए क्या था, उसे बुक्स मिल जाएंगी, ठीक है, इन रिटर्न। तो दोनों के लिए कुछ ना कुछ रिटर्न हुआ। मतलब देखो कंसिडरेशन किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, कुछ काम करने या कुछ काम न करने के लिए, ठीक है। कंसिडरेशन में बी एन एक्ट, कंसिडरेशन में बी एन एक्ट मतलब कुछ करने, डूइंग समथिंग, और फॉर बियरेंस मतलब नॉट डूइंग समथिंग मतलब कुछ ना करने के लिए हम किसी को पैसा दे सकते हैं। और अ प्रॉमिस टू डू मतलब या फिर हम किसी चीज़ का प्रॉमिस कर रहे हैं कि हाँ हम ये करेंगे या फिर ये काम नहीं करेंगे, ठीक है, और नॉट टू डू समथिंग। द कंसिडरेशन में बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कंसिडरेशन हम किसी पास्ट चीज़ के लिए भी दे सकते हैं या प्रेजेंट में जो अभी चल रहा है उसके लिए या फिर फ्यूचर के लिए भी दे सकते हैं, ठीक है। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल, कंसिडरेशन जो होना चाहिए वो रियल होना चाहिए। इट मस्ट हैव सम वैल्यू आई ऑफ लॉ मतलब उस कंसिडरेशन की कुछ वैल्यू होनी चाहिए कानून के नज़रिए में, ठीक है। हाउ एवर द कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। अब जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन जो है वो एडिक्वेट हो, इक्वल हो। फॉर एग्जाम्पल ए सेल हिज कार वर्थ 2 लाख फॉर टू बी फॉर 50,000 ओनली। अब जैसे एग्जाम्पल दे रखा है ए जो है अपनी 2 लाख की कार बी को 50,000 में बेच रहा है, ठीक है। दिस इज अ वैलिड प्रॉमिस, ये एक वैलिड प्रॉमिस है। प्रोवाइडेड द कंसेंट ऑफ ए इज फ्री। यहाँ ये बस मायने रखता है कि अब ये नहीं मैटर करता है कि ए अपनी 2 लाख की कार बी को 50,000 में क्यों बेच रहा है, ठीक है। ये मैटर करता है कि ए का कंसेंट क्या वहाँ फ्री है, ए की जो सहमति है वो फ्री है ना, मतलब उसको जोर जबरदस्ती धमकी से तो नहीं, मतलब वो हाँ कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ठीक है, ये मैटर करता है वहाँ पे। देखो फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड, अब कोई कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए कंसिडरेशन जो होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए, ठीक है। कंसिडरेशन इज कंसिडर्ड लॉफुल अनलेस इट इज फॉरबिडन बाय लॉ और इज फ्रॉडलेंट और इन्वॉल्व्स और implies injury to the person or property to another or is immoral, is opposed to public policy. The law regarding consideration is discussed in unit 5. अब इसमें हमने इतना देख लिया लॉफुल कंसिडरेशन में कि समथिंग इन रिटर्न, कुछ रिटर्न में मिलना चाहिए, ठीक है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ भी हो सकता है, रियल होना चाहिए
कंसिडरेशन, कुछ वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। और कंसिडरेशन जो है हम करने या कुछ काम नहीं करने के लिए भी हो सकता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज। कॉम्पिटेंसी को हम कह सकते हैं कैपेसिटी, ठीक है। कॉम्पिटेंसी को कह सकते हो कैपेसिटी। पार्टीज क्या होता है, मतलब उस पार्टीज की क्या क्या कैपेसिटी होनी चाहिए। अंडर सेक्शन 11 मस्ट सेटिस्फाई 3 कंडीशंस, नेमली देखो मतलब जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही हैं उनको ये कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई करने होंगे, ठीक है। इट मस्ट बी अ मेजर मतलब वो कम से कम 18 साल का होना चाहिए, 18 साल से ऊपर का होना चाहिए जो भी पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब जो लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं वो या तो 18 साल के हों या 18 साल से ज़्यादा के हों, ठीक है। मस्ट बी अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड। साउंड माइंड मतलब ऐसे पर्सन जो ये समझ पाएँ कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स और कंडीशंस को समझ सकें कि हमारे लिए क्या प्रॉफिटेबल है, क्या लॉस हो रहा है हमको, वो सब समझ पाएं, तो वो साउंड माइंड के पर्सन होते हैं। तो द पर्सन मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड, ठीक है। मस्ट नॉट बी डिसक्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। अब देखो लॉ कुछ लोगों को अलाउ नहीं करता है कि हम उन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, जैसे एलियन एनिमीज होती हैं। मतलब अगर हम ऐसे कंट्री के लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें जिनका अभी प्रेजेंट में इंडिया के साथ वॉर चल रहा हो, ऐसा करके, जैसे वो लीगल नहीं है। और एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि जैसे देखो कोई भी केस स्टडी आपको दिया जाता है, ठीक है, और उसमें 2 पार्टीज होती हैं और वर्सेस करके उसे नोट किया जाता है, ठीक है। जैसे ये देखो बेल्फर वर्सेस बेल्फर, इसमें 2 पार्टीज हैं, मिसेस बेल्फर और मिस्टर बेल्फर, ठीक है। तो अब देखो उसमें 2 पार्टीज होती हैं, एक प्लेंटिफ और एक डिफेंडेंट, ठीक है। प्लेंटिफ कौन होता है, जो पार्टी, ठीक है, कह सकते हो कि एग्रीव पार्टी कह सकते हो, जिससे कोई लॉस हुआ हो या फिर ऐसी पार्टी जो दूसरे पार्टी पे केस कर रहा है, ठीक है। तो ये प्लेंटिफ होता है, मतलब ऐसी पार्टी जिसने केस किया है, ठीक है, और जिस पे किया गया है उसे हम डिफेंडेंट कहते हैं। तो ये 2 पार्टीज होती हैं। और सबसे पहले जब हमें लिखना रहता है तो हम पहले प्लेंटिफ को लिखते हैं, मतलब जो केस कर रहा है, और जिस पे कर रहा है उसे हम बाद में लिखते हैं, ठीक है। जैसे ये बेल्फर वाला केस था, ठीक है, तो इसे हम पहले लिखेंगे मिसेस बेल्फर, ठीक है, क्योंकि मिसेस बेल्फर अपने हस्बैंड पे केस कर रही हैं, तो पहले लिखेंगे मिसेस बेल्फर वर्सेस मिस्टर बेल्फर, प्लेंटिफ, और जिस पे किया जाता है उसे हम कहते हैं डिफेंडेंट। आप नोट कर लीजिए, मैं इरेज करके फिर आगे का लिखती हूँ। अगला पॉइंट है फ्री कंसर्न, ठीक है। फ्री कंसर्न को डिफाइन किया गया है सेक्शन 14 में। फ्री पहले जानेंगे क्या होता है। कंसर्न होता है कि सहमति, ठीक है। अंडर सेक्शन 14 कंसर्न मतलब कि कंसेंट एट एडम मीन्स व्हेन दे एग्री अपॉन सेम थिंग इन द सेम सेंस। मतलब जो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट है, 2 पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही हैं, वो सेम थिंग में एग्री हों और सेम टाइम और सेम सेंस में एग्री करें, तो वो होता है कॉन्सेंट एट एडम, ठीक है। मीन्स की फ्री कंसेंट है वहाँ, ठीक है। जैसे दे एग्री इन द सेम थिंग इन सेम सेंस, इट इज़ सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय। अब यहाँ हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं, ठीक है। उसे याद करने का सबसे ईजी तरीका है CUFM, M स्क्वायर, ठीक है। M स्क्वायर मैंने क्यों किया है, क्योंकि M से 2 वर्ड्स हैं हमारे पास। जैसे देखो कोरिएशन C से, ठीक है, कोरिएशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फिर आता है फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड देन मिस्टेक, ठीक है। कोरिएशन क्या होता है, कोरिएशन क्या होता है, कंसर्न ऑब्टेन्ड बाय फिजिकल थ्रेट। ऐसा कंसर्न मतलब जब 2 पार्टी सेम थिंग सेम सेंस में एग्री होते हैं, ठीक है। कंसर्न मतलब किसी सामने वाली पार्टी की सहमति, ठीक है। अगर हमने कंसर्न ऑब्टेन बाय फिजिकल थ्रेट, ठीक है। फिजिकल थ्रेट मतलब नहीं, अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, किसी पार्टी को डरा धमका के, धमकी देके कि हाँ तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे मेरे साथ तो मैं तुमको ये कर दूंगा, तुम्हारे बेटे को ये कर दूंगा, ऐसे करके मतलब हम कुछ भी करके अगर उसे हम बोलते हैं कि तुमको मैं जान से मार दूंगा तो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करोगे, तो ठीक है। मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सामने वाली पार्टी का जो कंसर्न है, सामने वाली पार्टी की जो अप्रूवल है वो फ्री नहीं है, ठीक है। वो अफेक्टेड बाय फिजिकल थ्रेट है, मतलब हमने उसे डरा धमका के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कोरिएशन। कोरिएशन मतलब कंसर्न ऑब्टेन बाय फिजिकल थ्रेट, ठीक है। फिजिकल थ्रेट से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो हमारा फ्री कंसर्न नहीं होगा, और फ्री कंसर्न नहीं होगा तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, कंसर्न ऑब्टेन बाय मेंटल थ्रेट। मतलब देखो अब जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, और मतलब हमारे पास ऐसे पावर्स हैं कि हम सामने वाले पार्टीज के डिसीजन को अफेक्ट कर सकें, ठीक है। जैसे मान लो कोई ऐसे पोजीशन में, कोई डोमिनेंट पोजीशन में है और वो जो पोजीशन में है उसके डिसीजन को अफेक्ट कर सके। जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर फादर और सन के बीच में होगा तो फादर के पास इतनी कैपेसिटी है, ठीक है, फादर जो है वो डोमिनेंट पोजीशन पे है कि वो अपने बेटे के डिसीजन को चेंज कर सकता है, ठीक है। तो वही होता है कंसर्न ऑब्टेन बाय मेंटल थ्रेट, ठीक है। मतलब ये हमारा
अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब आते हैं हम फ्रॉड पे। फ्रॉड क्या है? कंसर्न, देखो कंसर्न ऑब्टेन बाय इंटेंशनली डिसीविंग द अदर पार्टी। फ्रॉड मतलब धोखाधड़ी। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है फ्रॉड करके, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, ठीक है, किसी कॉन्ट्रैक्ट में अगर फ्रॉड है तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी फ्री कंसर्न नहीं है, ठीक है, मतलब वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। और फ्रॉड मतलब इंटेंशनली, मतलब कोई अगर जानबूझ के किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर मतलब कोई चीज़ छुपा के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है, उसे पता होते हुए, ठीक है, कि ये चीज़ आगे चल के सामने वाली पार्टी को नुकसान कर सकती है, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है सामने वाली पार्टी के लिए, और वो जानते हुए भी इस चीज़ को छुपा रहा है, तो वो होता है इंटेंशनली डिसीविंग द अदर पार्टी। डिसीव मतलब नुकसान पहुंचाना सामने वाली पार्टी को, ठीक है। तो कंसर्न मतलब किसी का अप्रूवल लेना, ठीक है, इंटेंशनली जानबूझ के अगर हम चाहते हैं कि उसको नुकसान हो जाए। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, ए बोलते हैं बी से कि हाँ मेरी बाइक बिल्कुल प्रॉपर है, वर्किंग कंडीशन में है और सब कुछ इसका एकदम सर्विस अप टू डेट है, ठीक है, बट ए ये जानते थे कि मतलब उनकी बाइक का जो ब्रेक है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, बट उन्होंने इंटेंशनली जानबूझ के ये चीज़ छुपाई और बी को अपनी बाइक सेल कर दी, ठीक है, और बी ने मतलब चेक नहीं किया, परचेज करने से पहले बी ने चेक नहीं किया, ठीक है। तो अब देखो इस केस में, इस एग्जांपल में जो ए थे वो इंटेंशनली डिसीव कर रहे थे अदर पार्टी को, मतलब जानबूझ के वो कॉन्ट्रैक्ट में तो फॉर्म एंटर कर गए और कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म भी हो गया, उन्होंने अपनी बाइक सेल कर दी, बट आगे चल के वो ब्रेक जो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था, तो उससे आगे चल के बी का एक्सीडेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो वही है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में फ्रॉड होता है तो वो भी फ्री कंसर्न नहीं होता है और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा वो, ठीक है। अगला आता है हमारा मिस रिप्रेजेंटेशन, कंसर्न ऑब्टेन बाय अनइंटेंशनली डिसीविंग अदर। अब देखो फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में यही डिफरेंस है, फ्रॉड जो होता है वो इंटेंशनली किया जाता है और जो मिस रिप्रेजेंटेशन है वो अनइंटेंशनली किया जाता है, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब हमने जानबूझ के नहीं किया, गलती से कुछ ऐसा हो गया जो हमें नहीं पता था। जैसे अब ए और बी वाला जो एग्जांपल था, बाइक सेल किया इन्हें, तो अब इसमें क्या था ना कि जैसे ए को अपनी बाइक के बारे में खुद नहीं पता है, प्रॉपरली नॉलेज नहीं है अपने बाइक के बारे में कि मतलब बाइक कैसी चल रही है, कैसे कंडीशन में है, बट ए न जानते हुए अपनी बाइक को सेल कर देते हैं बी को और बी परचेज कर लेते हैं। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट के बाद बाइक में कुछ डिफेक्ट निकलता है तो उसमें एक ही कोई गलती नहीं थी, ये मिस रिप्रेजेंटेशन था, ठीक है, बट ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हम मिस रिप्रेजेंटेशन था। तो वही होता है मिस रिप्रेजेंटेशन। और फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में एक यही डिफरेंस है कि जो फ्रॉड है वो इंटेंशनली किया जाता है और जो मिस रिप्रेजेंटेशन है वो अनइंटेंशनली किया जाता है, ठीक है। अगला आता है मिस्टेक। मिस्टेक क्या होता है, कंसर्न ऑब्टेन बाय कमिटिंग अ मिस्टेक। अब देखो कोई कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई गलती हो रही है, ठीक है, और हाँ गलती से कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा लॉफुल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स द बेसिक पर्पज ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस चीज़ पे हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो लॉफुल होना चाहिए। अब जैसा ऐसा नहीं कि मतलब हम कुछ ऐसे चीज़ों का कॉन्ट्रैक्ट करें जो कि इलीगल है, ठीक है, जो कि अनएनफोर्सेबल है, या फिर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का करें जिनको लॉ कोई मान्यता नहीं देता हो, या फिर वो वॉइड एब इनिशियो हो, मतलब स्टार्टिंग से ही वॉइड हो, ठीक है। ऐसे ऑब्जेक्ट पे हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल एंड एग्रीमेंट मेड फॉर एनी एक्ट विद द प्रोहिबिटेड बाय लॉ विल नॉट बी वैलिड। मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट पे अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो कि लॉ ने मना किया है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल इफ ए रेंट आउट अ हाउस फॉर यूजेस ऑफ अ गैम्बलिंग डेन। अब जैसे देखो मिस्टर ए थे, उन्होंने अपना जो घर था वो रेंट पे दिया, इनको इन्हें अपना घर रेंट पे दे रखा था, वो उसे गैम्बलिंग पर्पज के लिए यूज कर रहे थे, ठीक है। द एग्रीमेंट इज वॉइड बिकॉज द ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट इज अनलॉफुल। और ए को भी पता था कि वो किस पर्पज के लिए रेंट ले रहे हैं, रेंट पे हाउस ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ जो एग्रीमेंट का जो पर्पज था, मतलब ऑब्जेक्ट था, वही अनलॉफुल था, तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो वॉइड हो जाएगा, ठीक है, वैलिड नहीं होगा। If the object is unlawful for any of the reason mentioned in section 23, the agreement shall be void। मतलब अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है किसी भी तरीके से अनलॉफुल निकलता है, ठीक है, तो हमारा जो एग्रीमेंट होगा वो वॉइड होगा। द कंसिडरेशन एज वेल एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट शेल बी लॉफुल। जो कंसिडरेशन होता है, मतलब कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, मतलब दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ रिटर्न में मिलता है किसी कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। तो वो जो कंसिडरेशन होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है दोनों ही लॉफुल होना चाहिए एक एग्रीमेंट में, ठीक है, तभी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन होता है। अब आते हैं हम अगले पॉइंट पे, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, ठीक है। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग देखते हैं। अब देखो अंडर सेक्शन 29, सेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपको इजिली रिमेंबर कर सकते हैं कोई चीज़ तो आप याद करिएगा, ये आंसर्स को अट्रैक्ट, स्कोरिंग बनाता है आंसर्स को, इसे मतलब जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा उस पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, तो आप सेक्शन लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सेक्शन 29 के अंदर बताया गया सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, ठीक है। सेक्शन 29 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइड्स दैट एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन और कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन आर वॉइड। अब देखो मतलब कहना चाह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, और उसके मतलब टर्म्स जो है वो क्लियरली मेंशन नहीं है, ठीक है,
सर्टेन नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, और वो स्पेसिफिक हो सकते थे बट स्पेसिफिक बताया नहीं गया है, क्लियरली मेंशन नहीं है कि हम किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या है, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। दस टू मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल दैट इट्स टर्म्स मस्ट बी क्लियर, नॉट वैग्यू और अनसर्टेन। फॉर एग्जाम्पल, ए एग्रीड टू सेल 100 टन्स ऑफ ऑयल टू बी। अब देखो एग्जाम्पल क्या है, जैसे ए थे, ठीक है, वो एग्री होते हैं 100 टन्स ऑफ ऑयल मिस्टर बी को सेल करने के लिए। अब जो हियर इट इज नॉट क्लियर व्हाट काइंड ऑफ ऑयल इज इंटेंडेड टू बी सोल्ड। अब इस एग्रीमेंट में क्या है ना, ए जो है वो बी को कौन सा टाइप ऑफ ऑयल सेल करने की बात कर रहे हैं ये मेंशन नहीं है, ठीक है। और जो ए है तो ये जो एग्रीमेंट होता है ये वैलिड नहीं होता है, ये वॉइड हो जाता है, ठीक है। और किस बेसिस पे वॉइड होता है कि अनसर्टेन है, जो टर्म्स और कंडीशंस हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के, इस एग्रीमेंट के, वो अनसर्टेन है, स्पेसिफिक नहीं है, ठीक। इफ हाउ एवर द मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट कुड बी मेड सर्टेन फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केसेस इट विल बी ट्रीटेड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इन द एग्जाम्पल गिवन अबव इफ वी नो डैट। अब देखो जैसे कह रहा है कि अगर कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं, जैसे मान लो ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, और जो ए थे हमारे मिस्टर ए थे वो बहुत सारे टाइप्स ऑफ ऑयल्स में डील करते हैं, ठीक है, जैसे कोकोनट ऑयल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, मतलब वो बहुत सारे टाइप्स ऑफ ऑयल में डील करते थे, और उन्होंने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया मैं तुम्हें 100 टन्स ऑफ ऑयल डिलीवर करूंगा। तो ये जो एग्रीमेंट था ये वैलिड नहीं था, क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं है ना कि ए जो है बी को कौन सा टाइप ऑफ ऑयल डिलीवर करेंगे। मतलब यही अगर ये होता कि जो ए थे वो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑयल पे डील नहीं करते हैं, ठीक है, वो सिर्फ कोकोनट ऑयल सेल करते हैं, और तब जाके उन्होंने ये चीज़ बोली होती कि मैं 100 टन्स ऑफ ऑयल बी को सेल करूंगा, तो वहाँ ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब वो कौन सा ऑयल सेंड करेंगे, क्योंकि वहाँ ये अंडरस्टूड है ना कि ए जो है अगर वो कोकोनट ऑयल ही सेल करते हैं तो वो कोकोनट ऑयल ही से डिलीवर करेंगे बी को भी, तो वो अंडरस्टूड होता, तो वो एग्रीमेंट वैलिड होता। बट यहाँ पे अगर ये डिफरेंट काइंड ऑफ ऑयल्स में डील करते हैं तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, ठीक है। नॉट, तो यही था हमारा सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, ठीक है। हमारा पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अब देखो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस मतलब इस पॉइंट से ही क्लियर हो जा रहा है कि पॉसिबिलिटी मतलब वो चीज़, मतलब जिस चीज़ का हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो पॉसिबल हो परफॉर्म करने के लिए। ऐसा नहीं कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना मैजिशियन ही होते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं मैं अभी जादू करके मैजिक करके अभी यहाँ से खजाना निकाल दूंगा, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है। तो मतलब ऐसे चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए जो कि पॉसिबल हो, ठीक है, पॉसिबल टू परफॉर्म। या फिर अगर और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आजकल हाँ एक लवर दूसरे लवर से बोलता है कि जैसे मैं तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड़ लाऊंगा, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये सब एग्रीमेंट जो कि परफॉर्म करने के लिए पॉसिबल नहीं होते हैं, ठीक है, तो वो वॉइड होते हैं, ठीक है, वैलिड नहीं होते हैं। तो ये हो गया हमारा एक पॉइंट। आखिरी है लीगल फॉर्मेलिटीज़, ठीक है। अब देखो लीगल फॉर्मेलिटीज़ में ये बताया गया कि जैसे अब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की बात आ गई है ना, तो वहाँ पे ये मस्ट होता है कि जो हमारा डॉक्यूमेंट्स है वो रिटर्न होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, कुछ कुछ कंडीशंस में रहता है कि वो ड्यूली स्टैम्प्ड होना चाहिए, ठीक है, और प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में हो। कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट रिक्वायर दैट अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन रिटन टू बी वैलिड, बट इन सम केसेज द एक्ट हैज स्पेसिफाइड दैट द एग्रीमेंट मस्ट बी मेड इन रिटन। देखो एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए जरूरी नहीं है कि वो रिटन फॉर्म में हो, बट कुछ केसेज में ना कि लॉ ने ये बता रखा है कि वहाँ एग्रीमेंट होते हैं, ठीक है, वो रिटन फॉर्म में होने चाहिए। तो उस कंडीशंस में जो एग्रीमेंट होते हैं वो रिटर्न होने ही चाहिए, नहीं तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो वॉइड हो जाएंगे, ठीक है। सम एग्रीमेंट्स मस्ट बी रजिस्टर्ड एज वेल, और कुछ एग्रीमेंट जो होते हैं वो रजिस्टर्ड भी होने चाहिए, तो वो रजिस्टर्ड होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल a promise to pay a time barred debt must be in written, and an agreement for sale and immovable property must be इन रिटर्न एंड रजिस्टर्ड अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अब देखो एग्जांपल क्या दे रखा है, अगर हम कोई किसी को प्रॉमिस करता है टाइम बार डेप्ट पे करने के लिए, ठीक है, टाइम बार डेप्ट क्या होता है, ऐसा डेप्ट, ठीक है, जिसको 3 ईयर्स से ज़्यादा हो गया हो, ठीक है, रिकवर किए हुए 3 ईयर्स से ज़्यादा हो गया हो, बट वो सामने वाली पार्टी खुद आके बोल रही है कि मैं अब आपको आपका उधार दूंगा, ठीक है, तो वो प्रॉमिस हुआ एक टाइम बार डेप्ट को पे करने का। तो वही लॉ ने यहाँ स्पेसिफाई करके रखा है कि अगर ऐसा कोई प्रॉमिस है तो वो रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए पहली बात। अब वो दिया है कि अगर रिटर्न में है, और अगर किसी ने रिटर्न फॉर्म में नहीं दिया, बस वो आके ओरली बोल के चला गया, तो वो वॉइड हो जाएगा, ठीक है, वैलिड नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई एग्रीमेंट हुआ इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करने का, तो वो रिटर्न भी होना चाहिए एज वेल एज रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में, ठीक है। तो ये होना चाहिए, नहीं तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नॉट वैलिड रहेगा, मतलब वॉइड हो जाएगा, ठीक है। In such a situation, the agreement must comply with the necessary formalities as to written, registered, etc. मतलब जो भी formalities करनी है वो होनी चाहिए, अगर लॉ ने स्पेसिफाई कर रखा है। If these legal formalities are not carried out, then the contract is not enforceable by law. और अगर यही फॉर्मेलिटीज़ की नहीं जाती है, मतलब फुलफिल नहीं की जाती हैं, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं रहेगा, मतलब उसकी कोई मान्यता ही नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये था हमारा एक पॉइंट और रहता है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं लिखती हूँ, ठीक है।
लास्ट पॉइंट है एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का, एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। ठीक, अब देखो ये क्या कह रहा है कि मतलब जो एग्रीमेंट है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब पहले से ही वॉइड हो, ठीक है, तो वो वैलिड होने का कोई चांस ही नहीं है ना। तो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड में ऐसे एग्रीमेंट्स आते हैं जैसे लाइक अनलॉफुल एग्रीमेंट, मतलब ऐसे एग्रीमेंट जो कि लॉ के अगेंस्ट जाके बनाए गए हों, तो वो वॉइड एग्रीमेंट होते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन एक कॉन्ट्रैक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वही कंसिडरेशन जो है ये बिना कोई कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न। जैसे ए और बी के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ए अगर बी को कार डिलीवर कर रहे हैं, तो इन रिटर्न बी भी कार के अमाउंट को पे करेंगे ना ए को, तो यही है समथिंग इन रिटर्न। दोनों के लिए कुछ ना कुछ इन रिटर्न में होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में, तभी एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, ठीक है। तो एक कंसिडरेशन के बिना कोई कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, तो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन जो होगा वो वॉइड होगा, डिक्लेयर्ड वॉइड, ठीक है। अगला है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, ठीक है। तो देखो सेक्शन 26 के अंदर ये बताया गया है कि कोई भी एग्रीमेंट जो कि रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज के लिए किया गया हो तो वो वॉइड होता है। रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज मतलब हम किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को किसी दूसरे स्पेसिफिक पर्सन से शादी करने से नहीं रोक सकते हैं, ठीक है, मैरिज के लिए नहीं रोक सकते हैं। जैसे ए एग्री टू पे ₹10,000 टू बी, ए मतलब बी को 10,000 देने के लिए तैयार है अगर बी अपनी पूरी ज़िंदगी, ठीक है, के लिए किसी मतलब कोई गर्ल होगी उसे शादी नहीं करेगा, तो जो ए है वो बी को ₹10,000 देगा, ठीक है। और बी जो है वो प्रॉमिस भी कर देता है कि मैं नहीं शादी करूंगा, और मतलब उसे पैसे मिल जाते हैं 10,000 रुपये। दिस एग्रीमेंट शेल नॉट बी वैलिड बिकॉज इट इज इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज विच हैज़ बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड अंडर सेक्शन 26। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ दोनों के बीच में ये वैलिड नहीं था, बिकॉज कि सेक्शन 26 के अंदर ये साफ साफ बताया गया है कि अगर कोई एग्रीमेंट रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज में हो रहा है, मैरिज के लिए हो रहा है, तो वो वॉइड होगा, ठीक है। अगला है हमारा एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, ठीक है। जैसे मैरिज था वैसे अब ट्रेड है कि मतलब हम एक पर्सन को से उसका मन करने का, और हम उसे कॉन्ट्रैक्ट करें कि अगर तुम ये बिजनेस स्पेसिफिक बिजनेस होगा कोई नहीं करोगे तो मैं तुम्हें इतना अमाउंट दूंगा, तो वो भी एग्रीमेंट जो होगा वो वॉइड होगा, ठीक है। ऐसे एग्रीमेंट्स भी वॉइड होते हैं जो किसी को किसी टाइप ऑफ ट्रेड करने से मना करते हैं, ठीक है। तो वो भी अगला है वेजरिंग एग्रीमेंट, मतलब जो सट्टेबाजी वाले एग्रीमेंट्स होते हैं या फिर बेट कह सकते हो, जैसे कि इंडिया या पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो कौन जीतेगा उस पर होता है ना कि अगर इंडिया जीती तो मैं इतना दूंगा, और अगर पाकिस्तान जीत गया तो तुम मुझे इतना दोगे। तो वैसे बेट्स वाले जो एग्रीमेंट होते हैं, ठीक है, जो सट्टेबाजी लगती है जिसमें जो इवेंट पर डिपेंड करता है कि मतलब आगे चल के वो चीज़ होगा या नहीं होगा, उस पर हम लोग लगाते हैं ना कि अगर आज बारिश हुई तो मैं तुम्हें दूंगा, अगर बारिश नहीं हुई तो तुम मुझे इतना रुपए दोगे। तो वैसे एग्रीमेंट्स भी वॉइड होते हैं, वैलिड नहीं होते हैं, ठीक है। तो यही था हमारा एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के 10 पॉइंट्स जो कि मस्ट एक एग्रीमेंट में प्रेजेंट होने चाहिए। अगर ये पॉइंट्स 10 में से कोई एक पॉइंट भी किसी एक एग्रीमेंट में फॉलो नहीं होता है तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, वो वॉइड हो जाएगा, ठीक है, वो वैलिड नहीं रह जाएगा, ठीक है हमारा। और इसी के साथ हमारा ये यूनिट 1 एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है। और अगर आपको मेरा पढ़ाई हुआ थोड़ा भी अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और हमसे फर्दर आगे ऐसे ही पढ़ते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।